हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको 2019 की एक वॉर फिल्म का रिकैप देने जा रही हूँ जिसका टाइटल है द किंग। यह 15वीं शताब्दी की शुरुआत है और इंग्लिश नाइट हेनरी पर्सी, जिसे हॉटस्पर के नाम से जाना जाता है, पड़ोसी राज्यों के खिलाफ रिबेलियस मार्च को लीड कर रहा है। स्कॉट्स के खिलाफ एक और विक्टोरियस लड़ाई के बाद हॉटस्पर अपने राजा से रैंसम के लिए पे करने के लिए कहता है। वेल्स अपने कजन के बारे में पूछता है, लेकिन राजा ने मना कर दिया, यह सोचकर कि यह परेशानी के लायक नहीं है। हॉटस्पर अपना आपा खो देता है और राजा का अपमान करता है। कमरे से बाहर निकलने से पहले वो यह मेंशन करता है कि वो कैसे उसके परिवार की इतने सालों की सर्विसेज को इग्नोर कर रहा है। इस बीच प्रिंस हेनरी शहर के एक मामूली घर में रह रहे हैं, जो हेल नाम के एक कॉमन मैन होने का नाटक कर रहे हैं। उसे राजनीति या सिंहासन में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो अपने दिन विमेन या अपने साथी जॉन फॉलस्टाफ के साथ शराब पीने में बिताता है, जो एक रिटायर्ड नाइट है। एक दोपहर वो महल के एक मैसेंजर से कांटेक्ट करता है, जो उसे इन्फॉर्म करता है कि राजा बीमार है और अपने बेटे से उसे देखने की रिक्वेस्ट करता है। सबसे पहले हेनरी ने इनवाइट को ठुकरा दिया, लेकिन जॉन बाद में उससे बात करता है और उसे विश्वास दिलाता है कि नहीं जाना उसके पिता का सामना करने से भी बदतर होगा, क्योंकि उसे अपना सारा जीवन पछतावे के साथ जीना होगा। हेनरी अंदर जाता है और अपने पिता से मिलता है, जो वो पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था। हेनरी सबसे बड़ा बेटा हो सकता है, लेकिन वो राजा नहीं होगा। सिंहासन उसके भाई थॉमस को दिया जाएगा। राजा जानता है कि हेनरी वैसे भी सिंहासन नहीं चाहता, लेकिन उसने महसूस किया कि यह कहना उसका कर्तव्य था, सीधे अपने बेटे को चीजें डायरेक्टली बताना। हेनरी वास्तव में इस निर्णय से पूरी तरह से सहमत है, लेकिन जब वो सुनता है कि थॉमस अगले दिन हॉटस्पर के खिलाफ मार्च करेगा, तो वो परेशान हो जाता है। उसे नहीं लगता कि नई पीढ़ी को अपने पिता के झगड़ों में शामिल होना चाहिए, लेकिन थॉमस उसकी चिंता को नज़रअंदाज कर देता है। उस रात हेनरी एंजॉय नहीं कर पाता क्योंकि वो थॉमस के अपने आप को खतरे में डालने के बारे में सोचता है, इसलिए अगले दिन वो अपने भाई को युद्ध के मैदान में देखने जाता है। थॉमस उसे वहां देखकर खुश नहीं है, लेकिन हेनरी उसकी शिकायतों को इग्नोर कर देता है क्योंकि वो यहाँ उसकी ग्लोरी चुराने के लिए नहीं है, वो सिर्फ थॉमस के जीवन को बचाना चाहता है। वो एक कुरियर को हॉटस्पर के पास सिंगल बैटल का चैलेंज देने के लिए भेजता है और हॉटस्पर इसे स्वीकार करता है, भले ही वो अपने पिता की इच्छा के अगेंस्ट गया हो। हेनरी और हॉटस्पर दोनों ही बहुत स्किल्ड वॉरियर्स हैं, इसलिए उनका ड्यूअल काफ़ी इक्वल है। वे अपनी तलवारों से लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही वे उन्हें खो देते हैं और ओल्ड फैशनेबली हाथ से लड़ने का सहारा लेते हैं। और बहुत स्ट्रगल के बाद हेनरी हॉटस्पर को ज़मीन पर गिराने में कामयाब होता है और उसे अपने साथ रखे खंजर से छुरा घोंप देता है। इस जीत ने एक बड़ी लड़ाई को होने से रोक दिया और दोनों साइड्स के कई लोगों की जान बचाई है। लेकिन थॉमस ग्रेटफुल नहीं है। वो खुद को एक लीडर के रूप में एस्टैब्लिश करने वाला था, फिर भी हेनरी ने उसकी सारी ग्लोरी चुरा ली। अपने कंधों पर जीवन लेने का दर्दनाक भार उठाते हुए हेनरी अपनी शराब पीने वाली दुनिया में वापस लौटता है, जब तक कि कुछ दिनों बाद वह राजा के चीफ जस्टिस सर विलियम गैस्कॉइन से मिलने नहीं जाता। थॉमस युद्ध में मर गया है और अब राजा भी अपनी डेथ बेड पर है, इसलिए हेनरी को महल में वापस लौटना होगा यदि वो नहीं चाहता कि राज्य बिना किसी नेता के केओस में उतरे। अपने भाई की मृत्यु पर गुस्सा होकर हेनरी अपने पिता से मिलने जाता है और बूढ़े व्यक्ति के मरने से ठीक पहले एक मॉन्स्टर कहता है, जो देश को उसके हाथों में छोड़ देता है। जबकि हर कोई राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाता है, नौकरों का एक ग्रुप शहर में हेनरी के घर में उसका सामान लेने जाता है। जॉन को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसे उसके दोस्त के साथ जो हुआ वो नौकर के मुंह से सुनने को मिलता है। हेनरी को उसके बड़े दिन से पहले फिर से देखने की परमिशन नहीं है। राज्याभिषेक समारोह बिना किसी रोक टोक के चलता है और बाद में रात के खाने के दौरान हेनरी अन्य राजाओं द्वारा भेजे गए गिफ्ट्स को खोलता है। एक सोने की प्याली है जो वो अपनी बहन को डेनमार्क की रानी फिलिपा और एक क्लॉकवर्क बर्ड को गिफ्ट में अपने चचेरे भाई अर्ल ऑफ कैम्ब्रिज को देता है। हालांकि आखिरी गिफ्ट काफ़ी सरप्राइजिंग है। फ्रांस के डॉफन ने उन्हें बिना किसी नोट के एक साधारण बॉल भेजी है। हेनरी इसे उस लड़के की याद के रूप में रखने का फैसला करता है जो वह कभी हुआ करता था। हालांकि अगले दिन गैस्कॉइन बताते हैं कि बॉल को अपमान के रूप में भेजा गया था और उन्हें जवाब देना चाहिए। हेनरी प्रोवोकेशन पर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता, हालांकि वो कंसिलिएशन के थ्रू शांति प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो फ्रांस के साथ अपने झगड़े को बढ़ावा देने के बजाय लोकल अफेयर्स पर ध्यान फोकस करना पसंद करता है। बाद में जबकि हेनरी फिलिपा के जाने से पहले उसके साथ समय बिताता है, वो उसे सावधान रहने की सलाह देती है क्योंकि किसी भी शाही दरबार के सदस्यों के मन में हमेशा अपने ओन इंटरेस्ट्स होंगे।
और एक राजा कभी भी यह मेक शो नहीं कर सकता कि किस पर भरोसा किया जाए। अगले दिन कैंटरबरी के आर्च बिशप हेनरी को फ्रांस की जीनियालॉजी के राजा के इतिहास के साथ अपडेटेड करने की कोशिश करते हैं अगर उन्हें सिंहासन को क्लेम करने की नीड होती है, लेकिन हेनरी बस बॉ हो गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पिता क्या चाहते थे। हेनरी का फ्रांस या जेरूसलम पर अटैक करने का कोई इरादा नहीं है और इस तरह के डिसीजन को उसके दरबार के नोबल्स के बीच अच्छी तरह से रिसीव नहीं किया गया। मीटिंग एंड होने के बाद गैस्कॉइन अपने लोगों की परवाह करने के लिए हेनरी की सराहना करता है, लेकिन वो यह भी बताता है कि फ्रांस के ताने के खिलाफ कुछ भी नहीं करना उसे एक कावड़ की तरह दिखता है। इस बीच जॉन यह पता लगाना शुरू कर रहा है कि राजकुमार की कंपनी के बिना जीवन कितना डिफिकल्ट है। लोग उसे इंस में भी ठीक तरह से अटेंड नहीं करते हैं और उससे अपने सामान के लिए पेमेंट करने की एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। जब वो हाई रैंक पर एक दोस्त होने का मेंशन करता है तो इनकीपर उसे याद दिलाता है कि वो एक पुराने कुत्ते की तरह पीछे रह गया है। कुछ समय बाद हेनरी एक कैदी से पूछताछ करता है जो जानकारी के बदले रहने के लिए ठिकाना चाहता है। वो हेनरी को मारने के लिए फ्रांस के राजा द्वारा भेजा गया एक असैसिन होने का दावा करता है और इस तरह की जानकारी को अदालत के नोबल्स द्वारा डायरेक्ट वॉर के रूप में देखा जाता है। हालांकि हेनरी अभी भी हार नहीं मानता है और फ्रांस के राजा को एक पत्र भेजता है जिसमें कहा गया है कि एक हत्यारे को भेजना एक कावर्डली एक्ट है, इसलिए अगर वो वॉर चाहता है तो उसे अपनी सेना भेजनी चाहिए और ठीक से लड़ना चाहिए। हेनरी का निर्णय नोबल्स के बीच चिंता का विषय बन जाता है। कैम्ब्रिज के अर्ल और लॉर्ड ग्रे से फ्रेंच एजेंट्स द्वारा कांटेक्ट किया जाता है जो चाहते हैं कि वे साइड्स बदलें, इसलिए उनमें से 2 गैस्कॉइन से उसकी सलाह मांगने के लिए जाते हैं क्योंकि वे अपने राजा में विश्वास खो रहे हैं और फ्रेंच ऑफर मच मोर अपीलिंग है। इसके बारे में कुछ करने का वादा करने के बाद गैस्कॉइन हेनरी से फिर से बात करता है। यह बताता है कि कैसे इन मुद्दों को होल्ड पर रखने हमेशा बुरी तरह से एंड होता है और यह हेनरी के लिए लैंड को एकजुट करने का अच्छा अवसर है। यह देखते हुए कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, हेनरी फ्रांस के साथ युद्ध शुरू करने के लिए स्वीकार करता है। उन एजेंट्स की कार्रवाई को अपने नोबल्स के प्रति थर्ड और लास्ट स्ट्राइक के रूप में लेता है। उन्होंने अर्ल ऑफ कैम्ब्रिज और लॉर्ड ग्रे को भी अलार्म रहने का आदेश दिया के साथ कि जिस व्यक्ति को उसने दोस्त कहा था वो दुश्मन के साथ मिल गया था। अब उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिस पर वो भरोसा कर सके और जिस पर डिपेंडेंट हो। हेनरी जॉन की तलाश में शहर जाता है जो परेशान है क्योंकि उसे हर समय नजरअंदाज किया गया है। हेनरी उससे जल्दी कांटेक्ट नहीं करने के लिए माफी मांगता है, लेकिन वो क्लियरली बिजी था और अब उसे फिर से अपने सबसे अच्छे दोस्त की जरूरत है। वो चाहता है कि जॉन उसके चीफ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट का मार्शल बने और जॉन एक शर्त के तहत स्वीकार करता है। हेनरी को इंस में उसके लोन को पे करना होगा। कुछ समय बाद हेनरी और उसकी सेना फ्रांस के लिए रवाना होते हैं। पहुंचने के कुछ ही समय बाद वे एक अबैंडन गांव पाते हैं और वहां कैंप लगाने का फैसला करते हैं ताकि वे हाफला पर हमला करने के लिए गुलेल का निर्माण कर सकें। हेनरी इसे सीज के थ्रू जीतना चाहता है ताकि वो इतनी जल्दी पुरुषों की बलि देने से बच सके, लेकिन बिना किसी रिजल्ट के दिन बीतते जा रहे हैं। नोबल्स कंसर्न्ड हैं और आर्च बिशप हमला करने पर जोर देते हैं, लेकिन हेनरी ने मना कर दिया और इस बार गैस्कॉइन ने उसका सपोर्ट किया क्योंकि उनके लिए इंग्लैंड से आपूर्ति की अपनी लाइनों के लिए यहाँ एक गैरिसन डिफेंस एस्टैब्लिश करना इम्पोर्टेंट है। फॉर्चुनेटली प्लान काम करता है और हाफला सरेंडर कर देता है। नेता केवल एक शर्त पूछता है, महिलाओं और बच्चों को मुक्त करने के लिए, और हेनरी उन्हें ऐसी दया देना स्वीकार करता है। बाद में वे फ्रांस के डॉफन लुई से मिलने जाते हैं जो डिस्टर्बिंग डिटेल्स को डिस्क्राइब करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि अगर वे अभी सरेंडर नहीं करते हैं तो वो हेनरी और उनकी सेना के साथ क्या करेंगे। हेनरी ने स्वीकार किया कि कहानी हलचल मचा रही थी, लेकिन टेंट छोड़ने से पहले केवल डॉफन को गुड नाइट विश करता है और जॉन से सेना को फिर से मार्च करने के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। कई मील की जर्नी के बाद पार्टी फिर से कैंप लगाती है और लकड़ी इकट्ठा करने के लिए 3 यंग पेजेस भेजती है। लाउस उन्हें ढूंढता है और उनमें से 2 को मार देता है और तीसरे के हाथों में एक सर के साथ एक मैसेज के रूप में वापस भेज देता है। हेनरी ने जॉन को अपने सभी फ्रेंच प्रिजनर्स को मारने और उनके शरीर को नदी के किनारे स्पाइक्स पर रखने का आदेश दिया, लेकिन जॉन ने मानने से इनकार कर दिया क्योंकि न वो और न ही हेनरी बाकियों की तरह ब्लडथर्स्टी इंसान है। अगले दिन हेनरी और उसकी सेना फिर से तब तक मार्च करते हैं जब तक कि वो पहाड़ी तक नहीं पहुंच जाते जहां एक ब्लड कर्डलिंग सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा है। लुई की सेना जो उन्हें एक बड़े अमाउंट से आउट नंबर कर देती है। नोबल्स ने हेनरी को पीछे हटने की सलाह दी, लेकिन जॉन ने बताया कि उसके पास एक प्लान है।
सेनाओं के बीच का मैदान फ्लड बोल है और चूंकि जॉन को यकीन है कि आज रात बारिश होगी क्योंकि उसके घुटने में दर्द हो रहा है, वो मैदान एक मैला दलदल बन जाएगा। फ्रेंच आर्मी घुड़सवार पुरुषों से बनी है जो भारी कवच घोड़ों के बराबर है जो दलदल में फंस जाएंगे। हेनरी कुछ लोगों को बेट के तौर पर उन्हें बाहर निकालने के लिए भेज सकता है और एक बार जब वे फंस जाते हैं तो हेनरी की बाकी सेना पैदल और बिना कवच पहने हमला कर सकती है, तो उन्हें फ्रीली और जल्दी से मूव करने का मौका मिलेगा जो फ्रेंच को नहीं मिलेगा। हेनरी के कुशल तीरंदाजों के साथ मिलकर यह स्पीड एक अमेजिंग एडवांटेज साबित हो सकती है। नोबल्स को लगता है कि प्लान इनक्रेडिबली डम है, लेकिन हेनरी जॉन पर भरोसा करता है और उसे एक मौका देने का फैसला करता है। अगर रात में बारिश होती है तो वे सुबह हमला करेंगे। फॉर्चुनेटली भविष्यवाणी सच हो जाती है और रात में बारिश होती है, इसलिए जैसे ही सूरज उगता है सेना प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाती है। हेनरी परेशान हो जाता है जब वो देखता है कि जॉन बेट पार्ट को लीड करने के लिए तैयार हो गया है, इसलिए वो लुई को एक सिंगल कॉम्बैट के लिए पूछने के लिए उसके पास जाता है, जैसा उसने हॉटस्पर के साथ किया था। लुई ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वो अपनी बड़ी सेना पर बहुत कॉन्फिडेंट था और हेनरी को यह कहता है कि वो लड़ाई हारने से डरता है, इसलिए ऐसा कर रहा है। गुस्से में लेकिन फिर भी दृढ़ निश्चयी, हेनरी अपने आदमियों के पास लौटता है और जंगल में छिपने से पहले एक एनकरेजिंग स्पीच देता है, जबकि बेट टीम लड़ने के लिए बाहर जाती है। लुई जाल में फंस जाता है और अपनी आधी सेना को भी बाहर भेज देता है, लेकिन उन पर तुरंत हेनरी के तीरंदाजों द्वारा तीरों की बारिश की जाती है, जिससे बचने के लिए वो इधर उधर भागते हैं और मिट्टी के दलदल में गिर जाते हैं, जैसा कि जॉन ने भविष्यवाणी की थी। जॉन का ग्रुप फ्रेंच को धीमा करने के लिए इनफ डैमेज करता है और जब लुई अपने बाकी लोगों को भेजता है, हेनरी और उसकी आर्मर लेस सेना प्लान के अनुसार लड़ाई में शामिल हो जाती है। जॉन की सभी भविष्यवाणियां सच होती रहती हैं और हेनरी के आदमियों को आसानी से फायदा मिलता है क्योंकि फ्रेंच दलदल में लड़ने के लिए स्ट्रगल करते हैं। जब लुई इवेंचुअली समझता है कि वो लड़ाई हार रहा है तो वो हेनरी के पास ड्यूल की तलाश में आता है, लेकिन हेनरी एक ऐसे राजकुमार से लड़ने से इनकार कर देता है जो कीचड़ पर फिसलता रहता है। चूंकि लुई खुद को इस तरह एम्बैरस कर रहा है, हेनरी अपने सैनिकों को इसके बजाय उसे मारने के लिए कहता है। इतनी शानदार जीत के बाद पूरी सेना अब वास्तव में हेनरी का सम्मान करती है, लेकिन उसके पास जश्न मनाने का समय नहीं है क्योंकि उसे जॉन का शरीर मिल गया है। परेशान और दुखी होकर उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे सभी प्रिजनर्स को फिर से इकट्ठा करने से पहले मार डालें। कुछ दिनों बाद फ्रांस के राजा हेनरी को एक शर्त के तहत अपने सरेंडर की पेशकश करने के लिए आते हैं, जो है कि हेनरी को वालुइस की राजकुमारी कैथरीन से शादी करनी होगी। दोनों रॉयल परिवारों को एकजुट करने से भविष्य में किसी भी तरह के झगड़े से बचने में मदद मिलेगी, इसलिए हेनरी प्रपोजल एक्सेप्ट करता है। वे इंग्लैंड लौट जाते हैं, जहां भीड़ शादी समारोह का बेसब्री से इंतजार करती है, इसलिए जनता से मिलने से पहले हेनरी ने कैथरीन के साथ अकेले में बात की। कैथरीन ने उसे अश्योरेंस दी कि वो उसे सबमिट नहीं करेगी और उसे उसका सम्मान अर्न करना होगा, लेकिन वो यह भी सोचती है कि हेनरी ने फ्रांस पर पहली बार हमला क्यों किया। उसके परिवार ने कभी कोई हत्यारा नहीं भेजा और निश्चित रूप से एक बॉल भी नहीं। उसके पिता एक अच्छे प्यारे राजा हैं जो कभी वॉर नहीं चाहते थे। अपनी बहन के शब्दों को याद करते हुए और सस्पिशियस होने पर हेनरी गैस्कॉइन से यह पूछने के लिए जाता है कि उसने असैसिन को कैसे पाया इन द फर्स्ट प्लेस। गैस्कॉइन की कहानी अनक्लियर है और खुद का कॉन्ट्रडिक्ट करती रहती है, इसलिए जब हेनरी ने सवाल करना शुरू किया कि फ्रांस को जीतने के बाद गैस्कॉइन का एरिया कितना बड़ा हो गया है, तो आदमी ब्रेक डाउन होता है और स्वीकार करता है कि यह सब उसकी प्लानिंग थी। उसने फ्रांस की एग्रेशन के एक्ट्स को बनाया था, लेकिन उसे इसका पछतावा नहीं है क्योंकि हेनरी यही चाहता था। ट्रू पीस केवल जीत के माध्यम से क्रिएट किया जा सकती है और अब राज्य इवेंचुअली एकजुट हो गए हैं। गैस्कॉइन अपने राजा की महानता की अपील करने के लिए अपने घुटने पर आ जाता है, लेकिन हेनरी सिर्फ एक तेज स्पीड में उसे मारने के लिए अपने खंजर का यूज करता है। बाद में हेनरी कैथरीन से फिर से मिलता है और उससे वादा लेता है कि वो हमेशा उसके साथ ईमानदार रहेगी। कैथरीन उसे अपना वचन देती है जैसे ही वे हेनरी के नाम का जाप करने वाली भीड़ को सुनती हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वो रिकैप वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।